हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम में बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, उनको कन्फ्यूजन रहता है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग में। तो उन सब के जवाब आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना पहला एमसीक्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो ये लिखा हुआ है हमारा पहला एमसीक्यूज। पूछता है व्हाट हैपन्स व्हेन यू बूट अप ए पीसी। कह रहे हैं कि जब भी आप अपने पीसी को, अपने पर्सनल कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को ऑन करते हो, अपने मोबाइल फोन को ऑन करते हो, तो पहला स्टेप क्या होता है? देखिए, जब भी आप अपने पीसी को या अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो बेसिकली क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग में क्या होता है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज है, चाहे वो एंड्रॉयड है, उसका एक छोटा सा पोर्शन वो कॉपी हो जाता है कहां पे? आपकी रैम में। ठीक है, यानी कि जब भी बूटिंग होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे आ जाता है? लोड हो जाता है आपकी मेमोरी में, ताकि एग्जीक्यूट हो सके। क्योंकि किसी भी चीज को अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसको रैम में आना पड़ेगा, क्योंकि रैम से ही सीपीयू सभी चीजों को एग्जीक्यूट करता है। तो यानी कि जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हो तो ड्यूरिंग बूटिंग जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाता है कहां पे? आपकी रैम में। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज तो काफी ज्यादा है, बहुत सारी फाइल्स है उसमें। तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर फाइल बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो उसकी मेन फाइल होती है, वो लोड होती है आपकी रैम में। वही प्रोग्राम फिर बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करवाने में आपकी हेल्प करता है, जैसे कि स्टोरेज मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेसर मैनेजमेंट करना, ये सारे काम वो करता है। और उस फाइल को या उस प्रोग्राम को बोलते हैं कर्नल। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट आपकी रैम में सबसे पहले लोड होता है? वो है कर्नल, जब भी आप सिस्टम को बूट करते हैं। तो यही पूछ रहा है आपको, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बूट अप ए पीसी। जब आप पीसी को ऑन करते हो या बूट करते हो तो क्या होता है? पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी। कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोर्शन है वो कॉपी हो जाता है कहां से? आपकी हार्ड डिस्क से मेमोरी में। तो मैंने यही बोला ना कि मेमोरी में कुछ पोर्शन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसका नाम कर्नल है, वो लोड होता है कहां पे? मेमोरी में। जब भी आप सिस्टम को बूट करते हो तो इसका राइट आंसर ए, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी। अब दूसरा ऑप्शन है, ये बोल रहा है कि मेमोरी से डिस्क में कॉपी होता है। ये तो हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइल, ये भी नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम आर एमुलेटेड, ये भी नहीं होता। पीसी गेट स्विच्ड ऑफ, पीसी आपका स्विच्ड ऑफ होता, तो ये भी नहीं होता। तो बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो लोड हो जाता है मेमोरी में। तो पहला आपका आंसर राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, इस एक ही पॉइंट के साथ आपका दूसरा एमसीक्यू भी सॉल्व होने वाला है। देखिए क्या पूछता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पूछ रहा है कि नीचे दी गई जो आपके ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। आपको जो ट्रू है वो नहीं है वो फाइंड करना है। देखिए, कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एंटायर कंप्यूटर सेशन। देखिए, जब भी आपका सिस्टम ऑन करते हो, बूट करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर प्रोग्राम है, जिसको बोलते हैं कर्नल, वो आपकी रैम में लोड हो गया। फिर वो रैम के अंदर तब तक रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जब तक कंप्यूटर चलता जाएगा तब तक वो कर्नल आपकी रैम में रहेगा। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एंटायर कंप्यूटर सेशन। तो ये भी ठीक है भाई। कर्नल इज मेड अप ऑफ वेरियस मॉड्यूल व्हिच कैन नॉट बी लोडेड इन द रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये भी ठीक है। कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू द मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग। कह रहा है कि कर्नल एक पहला प्रोग्राम है, ऐसा हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी में। तो ये भी ठीक है। कर्नल is the operating program that constitutes the central core of the operating system। ठीक है, तो मैंने कर्नल के बारे में इतना बताया कि वो एक कोर प्रोग्राम है। ठीक है, मैंने एक ये भी बताया कि कर्नल जो है वो पहला पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी में लोड होता है। ये भी ठीक है। मैंने ये भी बताया कि जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा
तब तक कर्नल भी क्या रहेगा, कंप्यूटर के सेशन के दौरान ऑन रहेगा। अब यहां पे जो आपकी बी ऑप्शन है कि कर्नल जो है वो इतने बहुत सारे वेरियस मॉड्यूल से बना है जो कि कैनॉट बी लोडेड इन द रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं हो सकते। भाई कर्नल तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम में कैसे लोड होगा? तो दैट मींस आपका जो बी आंसर है ये गलत है, और आपको गलत ही फाइंड करना था। तो दैट मींस आपका ये वाला आंसर जो है ये राइट है। ठीक है, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कौन सा कॉमन सॉफ्टवेयर है आपका। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हमारे पास 3 कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं या वो सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि सिस्टम को रन करने में हेल्प करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारे वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो यूजर यूज करता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। अभी यहां पे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम को रन करने वाला सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसकी ऑप्शन क्या हुई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी कम्युनिकेशन तो नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग खुद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को या किसी भी एप्लीकेशंस को हार्डवेयर के साथ। यानी कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसी भी हार्डवेयर को यूज नहीं कर पाएंगे। अब यहां पे यही चीज आपको बतानी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये इंटरफेस है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखिए, आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, चाहे एंड्रॉयड में या विंडोज में, तो किस में करते हो, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हो ना उसको। यानी कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए ना। तो वो जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई है वो हार्डवेयर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी, थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप किसी भी हार्डवेयर को, यानी कि किसी भी सिस्टम को या लैपटॉप को यूज नहीं कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर है ये। अब आगे, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये जितनी भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है उनको मैनेज करता है, तो ये भी सही है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, जितनी भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं उन सब के लिए एक सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो सारे के सारे, क्लियर होता है, सारे के सारे आंसर इसके राइट है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द करेक्टर यूजर इंटरफेस, आयरन यूजर इंटरफेस, बटन यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो यहां पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं बच्चे, हमारे पास ना ऑपरेटिंग सिस्टम 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं बच्चे GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक होते हैं आपके CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स होते हैं, कुछ आइकन होते हैं, उससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसको कमांड दे सकते हैं। जैसे कि आपकी विंडोज और एंड्रॉयड्स, ये सब के सब क्या है आपके, विंडोज और एंड्रॉयड, ये क्या है, ये आपको एक इंटरफेस देते हैं जिसमें कुछ आइकन्स होते हैं या कुछ ग्राफिक्स होते हैं। आप बस उसी को क्लिक करके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि पिक्चर्स के थ्रू, आइकन के थ्रू हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना। तो इस तरीके के जो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बोलते हैं GUI। ठीक है, तो विंडोज क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। वहीं अगर मैं CUI की बात करूं, करेक्टर यूजर इंटरफेस,
तो इसमें वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे जिसमें आइकन्स और पिक्चर्स या इन तरीके का यूज नहीं किया जाता, उसमें करैक्टर्स के थ्रू कमांड दी जाती है, यानी कि थ्रू कमांड्स हम उन चीजों को ऑपरेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसमें कमांड्स के थ्रू, याद रखिएगा पूछा जाए कि करैक्टर यूजर इंटरफेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कमांड के थ्रू। यूजर खुद कुछ स्पेसिफिक कमांड्स के थ्रू उस ऑपरेटिंग सिस्टम से काम ले सकता है, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप के जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें आइकन्स और पिक्चर्स पहले से लगी हुई होती है। जैसे कि आपके एंड्रॉयड में व्हाट्सएप की इमेज है, आप इमेज को क्लिक करते हो, है ना, कोई कमांड थोड़ी देते हो उसको ऑपरेट करने के लिए, जस्ट इमेज को क्लिक करते हो तो वो हो जाते हैं थ्रू ग्राफिक्स। आपने इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने, जिसके थ्रू आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हो। और यहां पे आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए कमांड्स की यूज करनी पड़ती है। तो जो आपका CUI वाला जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये होता है आपका यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स में कुछ स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं, सिर्फ उन्हीं कमांड्स के थ्रू आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम से काम ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं, इसमें आ जाता है आंसर। विंडो जो है वो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या प्रोवाइड, करैक्टर भी नहीं करवाता आपका। आयरन तो वो हरगिज नहीं हो सकता, ये तो कुछ होता ही नहीं है। बटन भी नहीं है। नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर, क्योंकि इसका राइट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसलिए नन ऑफ दीज, ऊपर कोई भी इसका राइट आंसर नहीं था, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ, लिनक्स इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए लिनक्स जो है ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये आपका ओपन सोर्स। बच्चे ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक तो फ्री टू यूज हो और साथ में उसका जो कोड है वो भी हमें फ्रीली अवेलेबल हो। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर को हम फ्री में भी यूज करें और उसका कोड भी अगर हमें मिल गया तो हम उस कोड में चेंज लाके उसको फर्दर उसमें और सारे फीचर ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो कि फ्री हो और उनका कोड भी हमें फ्री हो, लेकिन वो एक लाइसेंस्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी ना किसी ने उसको बनाया है, उसके ऊपर कुछ कॉपीराइट है, यानी कि हम फ्री को उसको यूज भी करेंगे, फ्री में उसके कोड को भी चेंज करेंगे, लेकिन एक सर्टेन गाइडलाइंस के अंडर। ठीक है, यानी क्योंकि वो कॉपीराइटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ओपन सोर्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स है, यानी कि इसका कोड भी हमें फ्री मिल जाएगा, इसका जो सॉफ्टवेयर है ये भी हमें फ्री मिल जाएगा, हम इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, कोई नए फीचर्स डालने हैं वो भी डाल सकते हैं। तो राइट आंसर ओपन सोर्स। माइक्रोसॉफ्ट तो एक अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी अलग है, मैक जो है ये आपके एप्पल फोन के अंदर यूज होता है, और नन ऑफ दीज, यानी कि ये इनमें से कोई भी आंसर जो है वो आपका नहीं है। तो राइट ऑप्शन है आपकी ओपन सोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम उन्हीं सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है यूनिक्स को जिस सिस्टम में बहुत सारे यूजर उसको एक्सेस कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई एक कंप्यूटर जो है वो लगा हुआ है बड़ा सा, आपके शॉपिंग मॉल के अंदर एक सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स या बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है। बाकी सभी जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो एक टर्मिनल के ऊपर बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो उस जो मेन जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उसके अंदर हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है जो कि अलग अलग कंप्यूटर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, उनको सपोर्ट कर सके। तो उस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी यूजर। और विंडोज के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मल्टीपल यूजर्स को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, इसलिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि बहुत सारे यूजर्स को एक साथ सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो यूनिक्स जो है वो मल्टी यूजर है। अब यूनिक्स जो है वो टाइम शेयरिंग भी है। बच्चे यूनिक्स क्या करता है कि हर एक प्रोग्राम्स को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दे देता है, छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स, हो सकता है वो 10 मिली सेकेंड्स के टाइम स्लॉट्स होंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स को। तो उन सभी प्रोग्राम्स को उन टाइम लिमिट में वो काम करने के लिए अलो करता है। तो टाइम शेयरिंग भी है। मल्टीटास्किंग, देखो बच्चे बहुत से बच्चों को यह कंफ्यूजन है कि टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग कोई अलग अलग है, नहीं। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग दोनों एक ही चीज है। क्या होता है बच्चे, आपके पास एक सिस्टम होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मींस कि बहुत सारे प्रोग्राम्स
रैम के अंदर आ जाते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। अब उस मल्टी प्रोग्रामिंग की एक लॉजिकल एक्सटेंशन होती है मल्टीटास्किंग, या जिसका दूसरा नाम है टाइम शेयरिंग। अब टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम रैम में तो आ जाते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन सबको एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट दे दिया जाता है, एक फिक्स्ड क्वांटम ऑफ टाइम दे दिया जाता है। यानी कि मान लूं कि मेरे पास 2-3 प्रोग्राम हैं, एक जगह पे मेरा जो है वो मान लीजिए कि मीडिया प्लेयर रन कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक जगह पे मैं व्हाट्सएप चला रहा हूं, ठीक है, एक जगह पे मैं गाने सुन रहा हूं, एक जगह मैं व्हाट्सएप चला रहा हूं। तो क्या होता है बच्चे, ये दोनों प्रोग्राम जो है ये कहां पे आ जाते हैं, आपकी रैम में। यहां पे आपका मीडिया प्लेयर, यहां पे आपका व्हाट्सएप, और सीपीयू आपका एक है, ठीक है। तो क्या होता है कि 10 मिलीसेकंड के लिए ये आता है और 10 मिलीसेकंड के लिए ये 10 मिलीसेकंड में एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये अपनी जगह पे चला जाएगा रैम में, फिर ये 10 मिलीसेकंड के होगा और ये अपनी जगह दूसरी जगह पे चला जाएगा रैम में। तो यानी कि इसमें स्विचिंग होती रहती है, और ये इतनी तेजी से होती है बच्चे कि आपको ऐसे लगता है कि मल्टीटास्किंग हो रही है, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा हरगिज नहीं होता। ये सीपीयू है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस इतनी तेजी से स्विच करता है कि आपको इल्यूजन क्रिएट होता है कि भाई मल्टीटास्किंग हो रही है, बट एट ए टाइम वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है मल्टीटास्किंग में। क्लियर हो रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ एक कि बहुत सारे प्रोग्राम रैम के अंदर आगे एग्जीक्यूट होने के लिए, यानी कि जो है सीपीयू बहुत सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन उनको अभी टाइम स्लॉट फिक्स नहीं किए हुए हैं। वहीं टाइम शेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें जितने भी प्रोग्राम रैम के अंदर आ गए हैं सबके लिए एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट दे दिया हुआ है 10-10 सेकंड का, और वो प्रोग्राम जो है वो उन्हीं 10-10 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं और स्विचिंग करते हैं फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अदर प्रोग्राम। तो ये स्विचिंग इतनी तेजी से होती है कि इल्यूजन होता है कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो क्लियर हो गया मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका जो आंसर है, ये सभी के सभी यूनिक्स के अंदर ये सारे फीचर हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिया हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमर्शियल आरटीओएस। आरटीओएस होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको यहां पे एग्जांपल बतानी है, आर से रियल, टी से टाइम, ओ एस से ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की है। विंडोज तो है ही नहीं है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यूनिक्स भी नहीं है। ये जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको किसी काम को, जिनको किसी टास्क को एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंडर ही उसको फिनिश करना होता है। जैसे कि आपके एयरक्राफ्ट, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना है तो जब जैसे जैसे आप उसको गाइड करते हो उसको उस रियल टाइम में ही अपने आप की पोजीशंस को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि आपके रॉकेट लॉन्चर को जब आपने उनसे रॉकेट को लॉन्च करना है तो एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर ही वो चलने चाहिए। उसके बाद आपके आगे डिफेंस सिस्टम, यानी कि जब भी आपको टारगेट को हिट करना है डिफेंस सिस्टम के थ्रू तो एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंडर ही करना है ना, अगर नहीं करोगे तो डेडलाइन मिस हो जाएगी और आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। तो यानी कि इस तरीके के पर्पस के लिए हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो हमारे जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम और एक होते हैं हार्ड रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम वो होते हैं जिसमें डेडलाइन जो है उसको आप मिस नहीं कर सकते, उस डेडलाइन में वो काम होना ही होना चाहिए। जैसे कि डिफेंस सिस्टम में मैंने बोला कि टारगेट को एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर हिट होना ही होना है, ठीक है। और जब मैं सॉफ्ट रियल टाइम की बात करूंगा तो ऐसे रियल टाइम सिस्टम जिसमें डेडलाइन अगर मिस भी हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सॉफ्ट रियल टाइम में ऐसे आगे जैसे कि आपके जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं माइक्रोवेव में के अंदर, वॉशिंग मशीन्स के अंदर, तो ये सॉफ्ट रियल टाइम है। इनमें अगर आपकी वॉशिंग मशीन्स अगर 2 सेकंड लेट भी हो गई तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वर्किंग में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन डैश रियल टाइम सिस्टम द सिस्टम फेल्स इफ डेडलाइन विंडो इज मिस्ड।
कह रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सा रियल टाइम सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है अगर डेडलाइन मिस हो गई। तो मैंने बोला था कि वो कौन सा होता है, हार्ड रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर खत्म होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। यहां पे आपको पूछा गया है, इन डैश रियल टाइम सिस्टम डेडलाइन मे बी मिस्ड एंड कैन बी रिकवर्ड। कह रहे हैं कि इस तरीके के रियल टाइम सिस्टम्स जिसमें डेडलाइन अगर मिस भी हो गई तो भी उसको रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आगे आपके सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, यानी कि आपके ऐसे सिस्टम जिसमें टाइम में थोड़ी बहुत आपको अगर डिले भी हो जाता है कुछ मिली सेकेंड्स का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिकवर हो जाएगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत से बच्चों को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी डाउट रहते हैं। देखिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसे देखिए। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपके सर्वर, आपके राउटर्स। ठीक है, देखिए आपके राउटर हैं, आप सभी क्या करते हो, वाईफाई के थ्रू उस राउटर के साथ कनेक्ट करते हो, फिर वो राउटर फर्दर आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है ना। बहुत सारे यूजर्स उस राउटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन राउटर भी तो कोई काम कर रहा है ना, उसको भी, वो भी एक हार्डवेयर है ना, उसको भी काम करने के लिए किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है ना। तो उसको किस सॉफ्टवेयर की या किस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उसका नाम होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जितने भी आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, चाहे वो सर्वर है, चाहे वो राउटर है, चाहे वो स्विचेस हैं, उनके अंदर भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड रहता है। तो यहां पे पूछा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन किसके ऊपर, एवरी कंप्यूटर सिस्टम इन द नेटवर्क। नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए आप भी तो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं है ना, आपका तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क सिस्टम थोड़ी होता है। ठीक है ना, आप एंड्रॉयड फोन्स के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं नेटवर्क के साथ, वो सारे के सारे नहीं होते, बस मेन वही कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है जिसके साथ बाकी सभी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, जैसे कि राउटर के साथ, जैसे कि सर्वर के साथ। तो इसका राइट आंसर है आपका सर्वर, बाकी तो कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन राउटर एंड स्विचेस एटसेट्रा। देखिए इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो राउटर और स्विचेस दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्वर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ बच्चे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की भी यहां पे एक ऑप्शंस में दिया हुआ है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर काम को फिनिश करना होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो कि सिर्फ एक ही यूजर को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपकी विंडोज और एंड्रॉयड। अब बारी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे के साथ अटैच होके एक सिंगल कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए मैं 4-5 कंप्यूटर को जोड़ लूं और उनसे सिर्फ एक ही काम करवाऊं, तो उससे क्या होगा, काम जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि मैं एक काम को उन सभी कंप्यूटर्स में डिवाइड कर दूंगा, वो जल्दी काम करके देंगे। ठीक है, और उससे रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगर एक कंप्यूटर फेल भी हो गया तो दूसरा कंप्यूटर तो है ना मेरे पास। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस। अब आप बोलोगे सर कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। देखिए बच्चे, आपकी मान लीजिए फेसबुक है, उसमें हजारों करोड़ों लोग जो हैं वो डेली डेटा को अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उन सभी लोगों का जो डेटा स्टोर करने के लिए फेसबुक को सिर्फ एक सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको हो सकता है 4, 5, 10, 15, 20 सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है मे बी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स की जरूरत पड़े। तो उन सभी सर्वर्स को कैसे काम करना है, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को रन करना है ना, किसको, फेसबुक को। तो हम कह सकते हैं कि फेसबुक के पीछे जो काम कर रहा है वो कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है कि सभी सिस्टम में एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है, एक ही तरह का। वो मिलके सिर्फ एक ही काम को परफॉर्म करेंगे, जैसे कि वो मिलके सिर्फ और सिर्फ फेसबुक को ही रन करेंगे।
क्लियर होगी बात। चलिए अब आ जाते हैं हम सुपर कंप्यूटर टिपिकली एम्प्लॉय। पूछता है कि सुपर कंप्यूटर कहां कहां पे इंस्टॉल हुआ होता है। देखिए सुपर कंप्यूटर के अंदर मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। क्यों होता है इसकी वजह आपको बताते हैं। देखिए मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम सुपर कंप्यूटर में क्यों यूज होता है। देखो सुपर कंप्यूटर का जो मेन काम होता है, उसका जो मेन गोल है वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम को करना, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन को परफॉर्म करके देना। अब मान लीजिए मेरे पास सिर्फ एक ही सिस्टम है, इस एक सिस्टम के अंदर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ क्या है, CPU 1, CPU 2, CPU 3, इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ एक ही कंप्यूटर के अंदर मैं प्रोसेसर को जोड़ दूं तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा हमारा, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स उन सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है जिनके अंदर एक से ज्यादा सीपीयू हो, यानी कि थाउजेंड्स हो, हंड्रेड्स ऑफ हो आपके सीपीयू। तो इतने सारे सीपीयू की जरूरत क्यों पड़ती है। इतने सारे सीपीयू, मान लीजिए आपके पास काम करने वाले बंदे बहुत हैं, ठीक है, उसने एक ही काम को परफॉर्म करना है तो सभी थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे, उससे काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो सुपर कंप्यूटर के अंदर यही रहता है कि बहुत सारे सीपीयू एक साथ मिलकर काम करते हैं एक ही सिस्टम के अंदर। तो उस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। और सुपर कंप्यूटर के अंदर मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है, क्योंकि मल्टी प्रोसेसर उसके काम को, उसकी कैलकुलेशन को चुटकियों में करके दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस द ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एंड मेक्स देम अपीयर एज ए सिंगल कंप्यूटर। कहना है कि बताओ कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्या करता है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर को मैनेज करता है और उनको एक सिंगल कंप्यूटर की तरह काम करने के लिए अलाउ करता है। तो आपको मैंने एग्जांपल दी थी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैंने बोला था ना कि बहुत सारे कंप्यूटर मिलके एक सिंगल काम को करते हैं एक सिंगल कंप्यूटर की तरह, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रूशियल। कह रहे हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पांस टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है, एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर ही उसको रिस्पांस देना होता है, तो वो कौन सा होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पे एक बच्चे एक और ऑप्शन आ गई, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ये आपकी फर्स्ट जनरेशन के आसपास यूज किया जाता था। एक्चुअल में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, ये एक ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। उस टाइम पे क्या होता था कि जो यूजर्स होते थे वो क्या करते थे, इस सिस्टम में डायरेक्टली कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाते थे। वो क्या करते थे, अपने इनपुट्स को जो जो उन्होंने काम करने होते थे उन इनपुट्स को वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देते थे। फिर वो कंप्यूटर ऑपरेटर उन टास्क को, उन इनपुट को कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवाता था। यानी कि यूजर जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा था, वो अपने इनपुट्स कंप्यूटर ऑपरेटर को देता है और कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता है, जो सेम किस्म के जो जॉब्स होते हैं या सेम किस्म के जो टास्क होते हैं उनके अलग अलग बैचेस बनाता था, फिर वो बारी बारी से उसको एग्जीक्यूट करवाता था सीपीयू से। तो इस तरीके के जो कंप्यूटर्स, इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बैच बना के एग्जीक्यूट करवाया जाता है उसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम वो होते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम रन किए जा सके एक मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपका आ गया एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ डैश ऑपरेटिंग स्विचेस among the program depending upon a defined time slot awarded to each program। मैंने आपको टाइम शेयरिंग की डेफिनेशन यही बताई थी कि टाइम शेयरिंग क्या करते हैं कि हम हर एक प्रोग्राम्स को अलग अलग टाइम स्लॉट दे देते हैं, फिर वो उन्हीं टाइम स्लॉट को एक्सपायर होने के बाद आपस में स्विचिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग एक ही होता है। मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। यहां पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आप यूज करते हो मोबाइल फोन्स,
आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये जो एंड्रॉयड फोन है ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है। तो इसको बनाया गया है जावा में। जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। अगला 19th MCQ, Which of the following computer system user does not directly interact with the computer system? मैंने आपको अभी बताया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की एक उसके बारे में समझाया था। उसमें मैंने ये बताया था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर जो होते हैं वो अपने इनपुट्स जो होते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं देते, वो कंप्यूटर ऑपरेटर को देते हैं, है ना। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या है कि पूछ रहा है कि यूजर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता, तो वो कौन था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे चलते हैं, लास्ट MCQ पैरेलल प्रोसेसिंग। देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है। पैरेलल का मतलब एक साथ बहुत सारे काम को पैरेलली एग्जीक्यूट करवाना। अब देखिए नॉर्मली आपके कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ एक ही CPU होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे छोटे छोटे CPU होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ। वो क्या करते हैं कि अलग अलग काम को एक साथ एग्जीक्यूट करवाते हैं, यानी कि पैरेलली एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये एक टास्क यहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है, एक टास्क दूसरा CPU, यानी कि पैरेलली बहुत सारे टास्क को वो एग्जीक्यूट करता है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो सुपर कंप्यूटर में की जाती है। और आपको पता है सुपर कंप्यूटर के अंदर किसके थ्रू की जाती है, मल्टीपल प्रोसेसर के थ्रू। तो यानी कि इसका राइट आंसर है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो आज जो था हमारे जो लेक्चर था वो टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड था। नया लेक्चर जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।